हेलो फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चरर और यूपीपीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। और इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास की जो पूरी थ्योरी है उसको और साथ ही साथ इस पर बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सेम लेक्चर में कवर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपको रोटेशनल मोशन में मिलता है बुक्स में अक्सर, लेकिन हमने ये सोचा कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो रोटेशनल मोशन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो वो सारे टॉपिक के अंदर अगर हम इसको रखेंगे तो या तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा या फिर हम इसको थोड़ा अंडरमाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देंगे, तब जाके लेक्चर छोटा होगा। तो हमने सोचा कि दोनों टॉपिक को, मतलब रोटेशनल मोशन के बाकी पार्ट को एक लेक्चर और सेंटर ऑफ मास के लिए एक अकेला डेडिकेटेड लेक्चर बना दिया जाए। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको सुबह 6 बजे फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे जो कि जीआईसी और यूपीपीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम काम को शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास जो टॉपिक है, सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए वो क्या है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जस्ट एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where the whole mass of the body is assumed to be concentrated for describing its translatory motion easily। यानी ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, सपोज कि अगर कोई आपके पास बॉडी है तो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं आप। और ऐसा एजम्पशन, ऐसा ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर ऑफ मास को, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ऑब्जेक्ट जब ट्रांसलेट करके आगे बढ़ता है, ट्रांसलेशन पाथ पर चलता है, तो इसका जो मोशन है उसकी स्टडी काफ़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो किसी एक पार्टिकल के ऊपर लगता है। एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास m है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, अगर एक्सेलरेशन a आ गया तो F = m × a। ये जो न्यूटन का ये सेकेंड लॉ है, ये एक पार्टिकल के ऊपर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर कोई आप बॉडी ले रहे हैं, इस तरह की कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, तो ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर आप इस पूरी बॉडी या इस पूरे सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं, इसके ट्रांसलेशन मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल के लिए ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का आपको अलग अलग इक्वेशन निकालना पड़ेगा और फिर उनको सॉल्व करते हुए आपको रिजल्टेंट इफेक्ट पता करना पड़ेगा कि इस पूरी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट क्या इफेक्ट पड़ा। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स केस हो गया कि आप एक बॉडी की स्टडी करने के लिए इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट है ना, इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल को आपको उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं और वहां पर इस बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। कहने का मतलब यह है कि आप ये मान सकते हैं कि इस पूरी बॉडी को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानिए और उसका टोटल मास यहां पर कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब कि अगर इस पूरी बॉडी की स्टडी करनी है तो आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास की स्टडी करिए। सेंटर ऑफ मास का जो भी नेचर होगा, जो भी बिहेवियर होगा, जो भी मोशन होगा, दैट इज द नेचर ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी की स्टडी को आसान करने के लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी न करनी पड़े, तो एक ऐसा पॉइंट इमेजिन किया गया, एक इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो ऐसे में आप ये मान सकते थे कि ये बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, सिर्फ एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है और उसका मास कितना है, तो मास उतना है जितना कि इस पूरी बॉडी का है। ठीक है, तो पूरी बॉडी के मास को एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेटेड अगर आप मान लेते हैं तो इसकी स्टडी काफ़ी आसान हो जाती है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा कोई चिन्ह नहीं बना होता किसी बॉडी के अंदर, बस ये एक इंट्रोडक्शन है, एक एजम्पशन है कि सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मुझे पता है कि आप सब लोग जैसे ही सेंटर ऑफ मास सुनते हैं तुरंत दिमाग में आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में मैंने देखा है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में इसको भी लिख दिया है, इसकी भी डिफिनीशन, और दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपको बताएंगे। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है,
तो सेंटर ऑफ मास तो आप समझ गए कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। दूसरा है अ पॉइंट वेयर होल मास, नहीं यहां पर लिखा हुआ वेट है ना, इसमें हमने लिखा था होल मास, जहां पर कंसंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का टोटल वेट काम करता है, टोटल वेट क्या होता है तो आप जानते हैं वेट का मतलब होता है, जैसे ये बॉडी है, इसका अगर वेट आपसे पूछा जाए तो वेट क्या है, तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो क्या है, तो अर्थ जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि अ पॉइंट वेयर होल वेट, वेट का मतलब वही ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी एक्ट, मतलब अगर ये कोई बॉडी है, सपोज कि ये कोई बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि इस वाले पॉइंट पर जो इसका जो वेट है, इस वाले पॉइंट का जो वेट है, इस वाले पार्टिकल का जो वेट है, हर पार्टिकल का अपना एक वेट है, सभी वेट का जो एक रिजल्टेंट है, वेट का मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सभी फोर्सेस जो कि अर्थ जिस भी फोर्स से इन सभी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है, उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो रिजल्टेंट जिस पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा, पास हो रहा होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट का टोटल वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंसंट्रेटेड होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर कंपेयर करें तो क्या एक इंपॉर्टेंट बात आपको मिलेगी, तो फॉर स्मॉल बॉडी ऑन अर्थ, अर्थ पर यानी हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक जैसी है, तो अर्थ पर कोई भी स्मॉल बॉडी अगर आप लेते हैं, छोटे से ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, जैसे हम लोग हो गए या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, गाड़ी हो गई, मोटर हो गए, है ना, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट है, इन सभी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो बॉटल है, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या दोनों अलग अलग है कि एक ही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होगा। किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करते हैं अर्थ पर, दैट मीन्स जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का, जैसे बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा आपने, है ना, गाना तो सुन ही लिया होगा आपने, उसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, ये सब जो ऑब्जेक्ट हैं ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं। ये जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा, सेम पॉइंट होगा, लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग होते हैं। और किस तरह से अलग होते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अ लिटिल बिलो इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर बना दें, फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लीजिए कि ये है पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, कुछ एंगल से ये झुकी हुई है 5 डिग्री के आसपास शायद। ठीक है, तो ये जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास, तो जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट से थोड़ा नीचे है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अ लिटिल बिलो इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इस तरह के बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज विथ हाइट। ये आपको पता होगा, ग्रेविटी अभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होने से क्या होगा कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे ऑब्जेक्ट की, जो कि सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड होनी चाहिए थी, वो अब कोइंसाइड नहीं करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो सेंटर ये ग्रेविटेशनल फोर्स था वो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने का मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोइंसाइड नहीं करता है अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट हों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला एग्जाम्पल जो आपका है लीनिंग टावर ऑफ पीसा,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो काफ़ी इंक्लाइंड है ना, वर्टिकल एकदम नहीं है, वो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, उसी वजह से नाम भी इसका है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, है ना, झुकी हुई मीनार। तो ये जो झुकी हुई पीसा की मीनार है वो गिरती क्यों नहीं है? अगर ये झुकी हुई है तो ये गिर क्यों नहीं जाती है? तो इसका इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी गिरता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ये ऑब्जेक्ट गिरता तभी है जब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगने वाला फोर्स इसके बेस के कहीं बाहर हो। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में होगा, और जो बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहां पर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो जो लाइन वहां से पास करेंगे वो इसके बेस से होकर गुजरेगा। तो अगर बेस से होकर गुजरेगा तो ये बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर वो फोर्स मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये हमने इसको ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे काम कर रहा है, और ये जो लाइन है देखिए ये इसके बेस से बाहर है। तो अगर बेस से बाहर है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इसमें खास बात यह है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से जो फोर्स लगता है रिजल्टेंट फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है, मतलब कि जो पास होने वाली लाइन है वो इसके बेस के अंदर से ही गुजरती है। बेस थोड़ा इसका चौड़ा है, बेस थोड़ा इसका चौड़ा है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मान लीजिए इसकी बजाय थोड़ा और ऊपर ही बनाते, अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इससे जो पास होने वाले जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है वो इसके बेस से होकर गुजरता है। इस वजह से लीनिंग टावर ऑफ पीसा अभी तक नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी ये खतरा माना जाता है और इसके बारे में तमाम चीज़ें आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच डिफरेंस। की पॉइंट जो आपको पकड़ के रखना है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसे पॉइंट होती है जहां पर उसका टोटल वेट कंसंट्रेटेड होता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ी नीचे रहती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फार्मूले के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व कर पाए। चलिए तो अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, अगर कोई सिस्टम दो पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। पहले दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास समझ लेते हैं, फिर n पार्टिकल से अगर मिलकर कोई सिस्टम बना होगा तो उसका भी सेंटर ऑफ मास आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अगर ये सपोज करिए आपकी दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इन दो पार्टिकल से मिलकर ये कोई सिस्टम बना हुआ है और इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, और किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इनका जो पोजीशन वेक्टर है, इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। m1 जो मास है जिस पार्टिकल का उसका पोजीशन वेक्टर हम मान ले रहे हैं r1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर r1, और जिसका मास m2 है उसके पोजीशन वेक्टर को हम मान ले रहे हैं r2, पोजीशन वेक्टर r2। यानी m1 और m2 मास के दो पार्टिकल से मिलकर कोई सिस्टम बना है और m1 और m2 जो मासेस हैं उनका इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। तो इन दोनों पार्टिकल का इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बीच में इधर कहीं लाई करता है। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास m1 और m2 के लगभग कहीं बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब ये मिडिल पॉइंट नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा मास ज़्यादा है कौन सा मास कम है। जो मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर दोनों मास बिल्कुल इक्वल है तो बिल्कुल बीच में सेंटर ऑफ मास आएगा। अभी हम कैलकुलेशन से भी इसको देखेंगे। तो मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और सेंटर ऑफ मास का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है RCM। RCM का मतलब कि पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये दो पार्टिकल से मिलकर ये कोई सिस्टम बना है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है उसके लिए एक्सप्रेशन है पोजीशन वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है और आपको इस फार्मूले को याद रख लेना है कि दो पार्टिकल का कोई सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे पता करेंगे, ये उसका मेन फार्मूला है। इसी पर बेस्ड आगे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। मान लीजिए अगर ये दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हो गया तो अगर हम कहें कि फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, अगर n पार्टिकल का सिस्टम होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास का।
तो आर सी एम इज इक्वल टू लिखा जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस एंड सो ऑन Mn Rn। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा इस पूरे पार्ट को, यानी ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। 2 पार्टिकल है तो 2 तक जाएगा, अगर 3 पार्टिकल है तो 3 तक जाएगा, n पार्टिकल है तो n तक जाएगा, और अपान में लिखा जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ पर Mn लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आप शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए M1 R1 M2 R2 M3 R3, तो क्या हम इसको सिग्मा Mi Ri लिख सकते हैं, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो i की वैल्यू फ्रॉम 1 to n, तो i की वैल्यू फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई ये जो नीचे अपान में पार्ट आ रहा है वो क्या रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn, इसका मतलब कि दैट इज सिग्मा m। सिग्मा m का मतलब कि जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर आपका सिस्टम बना हुआ है उसका टोटल मास, तो सिग्मा m जब करेंगे तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज कैपिटल M। तो ये RCM फॉर n पार्टिकल के लिए जनरल फार्मूला हो गया। अब आपके पास अगर 2 पार्टिकल है तो i की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है ना, 3 पार्टिकल है तो i की वैल्यू 1 से 3 तक, 5 पार्टिकल है तो i की वैल्यू 1 से 5 तक, n पार्टिकल है तो i की वैल्यू 1 से n तक, और ये है टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब इन दोनों फार्मूलों के बाद इसको आप नोट कर लीजिए, इन दोनों फार्मूलों के बाद हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या कंडीशंस यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो इस जनरल फार्मूले में अब देखिए हम एक कंडीशन देखेंगे, कंडीशन नंबर 1, इफ ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम मास, जितने भी पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है अगर सबका मास सेम हो, दैट मीन्स अगर ये M1 M2 M3 आप लिख रहे थे, ये सब की वैल्यू कितनी हो जाए, ये सब की वैल्यू m के इक्वल हो जाए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा RCM इज इक्वल टू, अगर हम इसको M1 R1 M2 R2 इसके फॉर्म में लिखें तो M1 की जगह पर M और ये R1 प्लस M2 की जगह पर कितना आ जाएगा, ये M और उसके बाद R2 प्लस फिर M और R3 प्लस एंड सो ऑन, और अपान में M प्लस M प्लस M प्लस M, तो ये लिखेंगे M प्लस M प्लस M कितनी बार, n टाइम्स। तो अगर ये n टाइम्स यहाँ पर लिखा जाए, देखिए m को अगर कॉमन ले लेंगे तो m और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है प्लस एंड सो ऑन, और अपान में ये इसको n टाइम्स जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू में n, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया RCM इज इक्वल टू, यहाँ से इसको लिखा जा सकता है सिग्मा i की वैल्यू फ्रॉम 1 to n और डिवाइडेड बाई स्मॉल n, और ये जो रिजल्ट है इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस चीज़ को बोल रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास, और ये जो चीज़ यहाँ से जो रिजल्ट आया है इसको बोला जाता है, यानी सिग्मा RI अपान n, जहाँ i की वैल्यू 1 से n तक हो, इसको बोला जाता है जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी और ये है जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी सेंटर ऑफ मास एंड जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी क्वांसाइड्स। ठीक है, तो अगर सभी पार्टिकल सेम मासेस के हैं तो खास रिजल्ट यहां पर ये आपको मिला कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा और जो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वो दोनों क्वांसाइड कर जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये आप देख लीजिए। दूसरा रिजल्ट कहता है इफ सेंटर ऑफ मास लाई एट ओरिजिन, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो अगर ओरिजिन पर लाई करे, तो अगर ये ओरिजिन पर लाई करेगा तो पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का हम देखिए, जो सेंटर ऑफ मास था इसका पोजीशन हमने कहाँ से बताया था, ओरिजिन से ही तो बताया था। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन RCM, तो अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को RCM बोलते हैं और अगर आपका ये सेंटर ऑफ मास इसी ओरिजिन पर चला जाए तो पोजीशन वेक्टर तो आ जाएगा 0, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो RCM जैसे ही आप 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सिग्मा MI/RI और अपान ये कैपिटल M और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा MI/RI इज इक्वल टू 0।
ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट आया है इसको क्या बोलेंगे, ये आप देख लीजिए पहले। देखिए मास का डिस्टेंस या पोजीशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बात आप याद रखिए फिजिक्स में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है, हमेशा याद रखिए आप कि कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी, इसका नाम हम रख दें, मान लीजिए कि x नाम की कोई क्वांटिटी है, या कोई और सिंबल ले लेते हैं b। चलिए ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो फोर्स हो सकता है और वो टॉर्क हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या मास हो सकता है, तो कभी और चार्ज हो सकता है। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी में जब हम डिस्टेंस या लेंथ से मल्टीप्लाई करें, डिस्टेंस या लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ध्यान आपको रखना है कि एक वर्ड यहां यूज होगा मोमेंट। मोमेंट अगर वो b फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर ये b फोर्स है तो इसके आगे फोर्स जुड़ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर b चार्ज है तो इसको मोमेंट ऑफ चार्ज या इसको डाइपोल मोमेंट भी बोला जाता है। और अगर ये b मास है तो इसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ मास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर ये आप देखिए यही तो हो रहा है, मास और डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसमें मोमेंट वर्ड आएगा, और मास के साथ हो रहा है तो इसको मोमेंट ऑफ मास कहेंगे। और मोमेंट ऑफ मास का जो समेसन है वो 0 आया। और ये कब आया, जब आपने सेंटर ऑफ मास कहां पर लिया था, सेंटर ऑफ मास आपने ओरिजिन पर लिया था। यानी इस बात को आप लिख सकते हैं कि समेसन या सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास यहां पर क्या था, ओरिजिन हो गया था। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ मास होता है वो 0 आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको सेंटर ऑफ मास का जो जनरल फार्मूला आपने निकाला था इससे मिलेगा। एक केस नंबर 1, जब सभी पार्टिकल सेम मासेस के होंगे तो सेंटर ऑफ मास और जियोमेट्रिकल सेंटर दोनों कोइंसाइड करेंगे। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाई करने लगे तो उस सेंटर ऑफ मास या उस ओरिजिन के अबाउट उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास का समेसन 0 आता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट करेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और एक सिंपल कंडीशन की बात कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इसमें अगर हम ये जो सिस्टम हमारा था n पार्टिकल से मिलकर बना था, अगर हम इसको 2 पार्टिकल का लेते तो थोड़ा सा और कुछ रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम 2 पार्टिकल से मिलकर बना है, ये आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा 3 है। इफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ सेम मासेस, सेम मास के अगर 2 पार्टिकल से मिलकर हमारा सिस्टम बना हुआ है तो ये फार्मूला कैसा आएगा कि RCM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका M1R1 प्लस M2R2 और अपान में M1 प्लस M2। और कंडीशन ये है कि दोनों पार्टिकल का मास सेम होगा, दैट मीन्स M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो यहाँ पर आप रखिए MR1 प्लस MR2 और अपान M प्लस M। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 2M आएगा और यहाँ से M को कॉमन लेंगे तो इस M से ये वाला M कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा RCM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और अपान में 2। ठीक है, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों को इस बात की दिक्कत हो कि बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आप जानते हैं यूट्यूब में बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि आप स्पीड को, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर लीजिए, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम ये कोशिश तो करते हैं कि हम आपके हिसाब से, आपके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पढ़ाएं, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पाता है कि जितने भी तरह के लोग देख रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है किसी को यही सेम मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो और किसी को यही स्पीड बहुत स्लो लग रही हो, बहुत बोरिंग लग रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना आप नॉलेज रखते हैं और क्या कैसी आपकी टेंडेंसी है। तो हमको क्या है कि अब हम तो एक ही है ना, तो हमको तो अपने किसी एक ही हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, तो वो हिसाब किसी के साथ अच्छा रहता है, किसी के साथ नहीं रहता है। तो इस चीज़ को आई थिंक आप सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो RCM इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 अपान 2।
और इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन वेक्टर r1 और पोजीशन वेक्टर r2 के बिल्कुल बीच में अपान 2 है ना, इन दोनों का प्लस और अपान में 2। इसका मतलब कि अगर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और दोनों पार्टिकल का मास एकदम सेम है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बिल्कुल बीच वाले बिल्कुल मिड पॉइंट पर लाई करेगा। इस रिजल्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्थ कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास के आप कार्टेशियन कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप बना सकते हैं इसमें, यानी नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब ये कि जो सेंटर ऑफ मास के लिए आपने ये जनरल फार्मूला लिखा है कि RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस एंड सो ऑन, अगर और भी पार्टिकल हैं तो अपान, चलिए 2 ही का लेते हैं सिंपल सा, और अगर 2 से ज़्यादा का है तो आप तो जानते हैं कि कैसे इसको और आगे बढ़ाना है, जितने भी और पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा और टर्म जुड़ जाएंगे। तो 2 पार्टिकल के ही केस में अगर ये RCM लिखें M1R1 प्लस M2R2 और अपान में M1 प्लस M2, तो ये जो R है वो R के 3 कंपोनेंट होंगे। आपको पता है कार्टेशियन कंपोनेंट का मतलब ये कि जो पोजीशन वेक्टर R आपने लिखा है उस पोजीशन वेक्टर R के तीनों कंपोनेंट का मतलब क्या, देखिए RCM वेक्टर को आप लिख सकते हैं XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ये आपको पता है, किसी भी वेक्टर को x, y और z कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। हमने मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 या 3 में वेक्टर पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप वेक्टर के बारे में आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रही है तो आप वहां पर जाकर देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो RCM ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसके ये 3 कंपोनेंट हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो यही तीनों कंपोनेंट को हम बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के ये जो तीनों कार्टेशियन कंपोनेंट है उसमें से अगर देखिए फर्स्ट वाला XCM, तो XCM कितना आ जाएगा यहाँ से, तो XCM अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर R की जगह पर भी x, इस R2 की जगह पर भी x, तो यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया, x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कंपोनेंट अगर निकालना है आपको YCM, तो YCM कैसे आएगा, बस इस R की जगह पर y कंपोनेंट की बात करेंगे, तो यानी M1 y1 प्लस M2 y2 और अपान M1 प्लस M2, ये हो गया आपका y कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का। और z कंपोनेंट भी सेम टाइप से निकल जाएगा, ZCM इज इक्वल टू M1 z1 प्लस M2 z2 और अपान M1 प्लस M2। और इसमें ये तीनों जो कंपोनेंट आपने निकाले हैं, ये तीनों कंपोनेंट में आप देखिए x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये क्या है, ये उस सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट के सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे थे, एक जिसका पोजीशन वेक्टर r1 था और दूसरा जिसका पोजीशन वेक्टर r2 था, तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर r1 का मतलब यहाँ पर यही था x1 y1 z1, और इस पोजीशन वेक्टर r2 का मतलब क्या था x2 y2 और z2, और जो बीच में सेंटर ऑफ मास आया था उसका पोजीशन वेक्टर जो आप लिखते थे r, तो इसका मतलब यही था XCM YCM और ZCM। तो अगर आपको 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ कोई सिस्टम गिवन है, 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ कोई सिस्टम गिवन है और उसका आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा गया है और सेंटर ऑफ मास में भी x कंपोनेंट पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, उसमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनके कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। तो उस कोऑर्डिनेट से आप x1 x2 y1 y2 z1 z2 इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको x कंपोनेंट निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, y कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएगा और z कंपोनेंट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये सेंटर ऑफ मास के जो फार्मूले हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक इतने ही फार्मूले आपने पढ़े हैं, एक तो ये मेन फार्मूला है, सबसे जनरल फार्मूला है यही, और जनरल फार्मूले से हमने ये 2 कंपोनेंट की बात कर ली, 3 कंपोनेंट की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अभी इसी फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो कुछ और रिजल्ट मिलेंगे आपको। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 से और आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई करिए, तो M1 प्लस M2 RCM इज इक्वल टू
m1r1 प्लस m2r2। और इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ से ये यही रहेगा कांस्टेंट मास m1 प्लस m2। और RCM को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा DRCM अपान dt, और ये हो जाएगा m1 और यहाँ पर आएगा dr1 अपान dt प्लस यहाँ से आ जाएगा m2 और dr2 अपान dt। और आप देखिए ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो इसका मतलब आप ये कर सकते हैं कि m1 प्लस m2 और इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हो जाएगा आपका m1 और ये v1 प्लस यहाँ से आ जाएगा m2 और v2। और ये m1 और m2 को इधर ले जाके आप डिवाइड करिए तो रिजल्ट आ जाएगा VCM मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और ये अपान में चला जाएगा तो ऊपर यही है m1 v1 प्लस m2 v2 और अपान m1 प्लस m2। यानी जो फार्मूला इसके पहले पोजीशन के फॉर्म में था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1r1 प्लस m2r2 अपान m1 प्लस m2, सेम फार्मूला वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आते हैं, आपसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 ये ऊपर से हम मिटा रहे हैं, आप सब लोग नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, इक्वेशन नंबर 5 को अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये रिजल्ट फिर से चेंज हो जाएगा एक और दूसरे फॉर्म में। और वो फॉर्म क्या है, देखिए वेलोसिटी है VCM इज इक्वल टू, ये इसको एज इट इज लिख देते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 और अपान m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये हो जाएगा dVCM अपान dt इज इक्वल टू m1 dv1 अपान dt प्लस m2 dv2 अपान dt और डिवाइडेड बाई ये पूरा कांस्टेंट है मास m1 प्लस m2। और ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल है, और ये अपान में क्या है m1 प्लस m2। अब ये इक्वेशन आपका एक्सेलरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 1 पोजीशन के फॉर्म में, ये इक्वेशन नंबर 5 वेलोसिटी के फॉर्म में, ये इक्वेशन नंबर 6 एक्सेलरेशन के फॉर्म में। और नेचर एकदम सेम टाइप का है, मतलब उसी टाइप से ये लिखा जा रहा है। सिर्फ पोजीशन की बात होगी तो हर जगह यहाँ पोजीशन आएंगी, और जब वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटीज आएंगी, और जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन आएंगे। ठीक है, अच्छा अभी इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिए जरा। और m1 प्लस m2 क्या है, अगर आप देखें तो m1 प्लस m2 क्या है। अगर दो पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए आप ये लिख रहे हैं, दो पार्टिकल से बना हुआ कोई सिस्टम, तो उस दोनों पार्टिकल का टोटल मास अगर जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का मास आ जाएगा, और पूरे सिस्टम के मास को हम कैपिटल M बोल सकते हैं। तो ये कैपिटल M है, तो कैपिटल M इंटू ACM इज इक्वल टू ये है m1A1 प्लस m2A2। और आप देखिए ये क्या चीज़ है, ये है फोर्स, F इज इक्वल टू M इंटू A होता है। तो ये है पहले वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब कि इसको अगर आप इसको लिख सकते हैं F1 प्लस इसको लिख सकते हैं F2, तो F1 प्लस F2 का मतलब कि ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स, और टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो गया M इंटू ACM। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। यानी कि जो सिस्टम है उसके ऊपर अगर आप टोटल उस सिस्टम के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर जो दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, इसके ऊपर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स पता करना चाहते हैं, तो मास इनटू जो एक्सेलरेशन लिखेंगे, वो एक्सेलरेशन कौन से पार्टिकल का, तो वो एक्सेलरेशन ना तो पहले पार्टिकल का और ना ही दूसरे पार्टिकल का, बल्कि इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो हम एक्सटर्नल फोर्स तो पूरे सिस्टम पर जानना चाहते हैं, और पूरा सिस्टम जो हमारा है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है।
तो अगर हम दो पार्टिकल से मिलकर बने हुए किसी सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स जानना चाहते हैं तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम किसका यूज कर रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका। इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम, इस पूरी बॉडी की स्टडी करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास की स्टडी करनी है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो भी चीजें हो रही होंगी वो रियल में इस पूरी बॉडी के ऊपर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से सेंटर ऑफ मास का ये कॉन्सेप्ट दिया गया और शुरुआत में हमने आपको डिफिनीशन में ये बात मेंशन करी थी, ठीक। चलिए, तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, इसको हम मान लेना है क्वेश्चन नंबर 7। ये सब फार्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल में, अभी थोड़ी देर में आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं इसका। अच्छा, इसमें एक और चीज बस देख लीजिए आप कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, तो आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, या इसको आप न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का मेन स्टेटमेंट था उसमें तो मास इनटू एक्सेलरेशन बाद में आया था, पहले तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखा जाए, या तो ऐसे ही आप देख लीजिए, हम यहीं से आगे थोड़ा सा डेरिवेशन कर दे रहे हैं। एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, मास इनटू ए सी एम, और मास इनटू ये जो ए सी एम है इसको हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी, और ये है एफ एक्सटर्नल, और ये मास कांस्टेंट है तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर भी लिख सकते हैं, तो डी टी ऑफ मास और टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये मास इंटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पर हम मोमेंटम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो इसका मतलब डी टी ऑफ P, और यहाँ लिखेंगे सी एम, और ये हो गया आपका F एक्सटर्नल। इसका मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है उसका जो रेट है चेंज होने का वो एक्सटर्नल फोर्स बताता है। और यहीं से आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, आपने यहीं से पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी एक पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेम लॉ को आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, जैसे ये जीरो हो जाए एक्सटर्नल फोर्स, तो जीरो इज इक्वल टू डी पी सी एम अपॉन डी टी, दिस इंप्लाइज दैट कि पी सी एम इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, और पी सी एम इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब मास इंटू वेलोसिटी वी सी एम कांस्टेंट, और मास तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वी सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो कर दें, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, आप मानिए कि ये आपके पास कोई सिस्टम है और इस पर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी सी एम से ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये सेंटर ऑफ मास के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, और इसी पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई फायर क्रैकर आप समझते हैं, है ना, जो पटाखे होते हैं, अगर आप किसी पटाखे को मान लीजिए इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर आपने फेंक दिया है, थ्रो कर दिया है, तो जब ये यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जो इसके टुकड़े बनते हैं, तो वो दोनों टुकड़े ऐसे मान लीजिए अलग अलग निकलते हैं। तो आप कहेंगे कि ये जो दोनों टुकड़े निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं, तो इसके इंटरनल, इसके अंदर कुछ चेंज हुआ, बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं गया। तो अगर आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जब ये दो टुकड़े इसके निकलेंगे, तो भले ये दो टुकड़े निकलेंगे, लेकिन ये इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास अभी भी सेम पैराबोलिक पाथ पर आगे जाएगा, ठीक है। सेम पैराबोलिक पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, जो भी हुआ है इसके इंटरनल इंटरैक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जो डीके होता है, डीके मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव डीके में जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो डिकेइंग पार्टिकल, जैसे अल्फा बीटा गामा की जो बात करते हैं, तो डीके, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो जो पार्टिकल निकलते हैं उस मटेरियल के अंदर से, वो किसी भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से नहीं निकलते। ऐसा नहीं कि आप किसी मटेरियल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसके अंदर डीके होने लगेगा। डीके एक इंटरनल प्रोसेस है, वो भी न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है उसकी वजह से ये हो रहा है।
तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो डीके होता है उसमें जो अल्फा बीटा जो भी ये पार्टिकल निकलते हैं वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जितना मोमेंटम इसका होगा उतना मोमेंटम इसका होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो लीनियर मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है, या ये कह लीजिए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, तो जो इसके दो टुकड़े निकलते हैं, जब फायर क्रैकर जब ब्लास्ट होता है तो उसके जितने भी टुकड़े निकलते, कंपोनेंट निकलते हैं, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास आगे बढ़े। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आई थिंक इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बता दी है। अब इन फार्मूलों का हम यूज कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और एक दो जो इसके न्यूमेरिकल आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको करेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लेक्चर में सेंटर ऑफ मास का काम तमाम करते हैं। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू मासेस ऑफ 100 ग्राम एंड 300 ग्राम इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप एंड -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई सिस्टम है जो दो पार्टिकल से मिलकर बना है और उन दोनों पार्टिकल के मास और उनके पोजीशन गिवन है, तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो वैल्यूज हैं उनको पुट आप लिख लीजिए। ये जो मासेस हैं वो आप मान लीजिए एक मास m1 है 100 ग्राम और दूसरा मास m2 है 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 दैट इज r1। r1 वेक्टर कितना दिया है? r1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 13k कैप। और दूसरा जो r2 वेक्टर है दूसरे वाले पार्टिकल का वो है -6i कैप और प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। और आपको फाइंड आउट करना है इस पार्टिकल का, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन क्या होगा? RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। RCM इक्वल टू m1 यानी 100 और r1, ये r1 है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप और प्लस m2 है 300 और यहाँ ब्रैकेट में r2 है -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 100 प्लस 300। प्लस कर दीजिए सबको, तो ये आ जाएगा 400 और ये जो 400 आएगा वो तो ठीक है अपान में है। आप ये कर सकते हैं, यहाँ से 100 को कॉमन ले सकते हैं। 100 को कॉमन लेंगे तो 400 का दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप और यहाँ से 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप और अपान में क्या बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, 4 बचेगा अपान में। इसको सॉल्व कर लीजिए। +2 माइनस 18 कितना हो जाएगा? -16i कैप प्लस 5j और प्लस 12j, तो 12 एंड 5 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 17 प्लस 17j कैप, ये हो जाएगा 17j कैप और 13k कैप माइनस 6k कैप कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7 प्लस में 7k कैप और अपान में आ जाएगा 4। तो इसका मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -16i कैप प्लस 17j कैप प्लस 7k कैप अपान 4। तो चेक करते हैं कि अगर सब कुछ सही होगा तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो -16 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो -16i कैप प्लस 17j कैप प्लस 7k कैप और अपान में 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए आप कितना आसान सा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं रहता है, ये जो भी वैल्यूज आपको गिवन रहती है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। फिर अगर आपसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया तो ये फार्मूला यूज करिए। वेलोसिटी पूछा गया है तो सब जगह r की जगह पर v लिख दीजिए। एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो r की जगह पर a लिख दीजिए। तो यही मेन फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के इर्द गिर्द आपके सवाल पूछे जाते हैं।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपका सवाल इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो और आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ डायग्राम से रिलेटेड आपको दिया जाए और तब आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर लेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड देखिए, और सेकंड क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी होगा, तो आप अभी से ध्यान से देखिए इसको। 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corner of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. सेंटर ऑफ मास आपको बताना है सिस्टम का, और किस सिस्टम का, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बिल्कुल इक्वल है और साइड की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, और उसके तीनों कॉर्नर पर आपको 3, 4 और 5 किलोग्राम की मासेस को रखना है। तो देखिए जो ट्रायंगल होता है वो 2 डायमेंशनल शेप है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल 2 डायमेंशनल शेप है, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल एक प्लेन में लाई करेगा, और हमने मान लिया कि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर वो ट्रायंगल है। इस तरीके का आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम रख सकते हैं ए, बी एंड सी। कितने मासेस रखे गए हैं, तो 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम का मास यहाँ पर है, इसको M1 बोल रहे हैं। यहाँ पर 4 किलोग्राम का मास है और यहाँ पर 5 किलोग्राम का मास है, ठीक है। और जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका साइड है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको हर एक पॉइंट के लिए, तीनों पॉइंट के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, है ना। अगर इसका सेंटर ऑफ मास आप निकालना चाहते हैं तो ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 और अपान m1 प्लस m2, बल्कि ये 3 इसमें पार्ट है तो एक और आ जाएगा m3 x3 और यहाँ पर अपान में भी m3। सिमिलरली वाई सी एम निकालेंगे तो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 और अपान में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पता हो जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, अगर आप इसी को x1 मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 कितना हो जाएगा, ये तो ओरिजिन ही है, ये ओरिजिन ही है तो 0 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 है तो ये 1 कामा x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो देखिए इससे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो बाइसेक्टर का काम करता है, ये जो मीडियन होता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं वो बाइसेक्टर का काम करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो ये आधा मीटर होगा 1/2, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 1/2 होगा, और y कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितनी हाइट पर है, तो हाइट आप निकाल सकते हैं। अगर ये 1/2 है और ये 1 है तो ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके। कैसे आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 स्क्वायर प्लस इसको अगर a मान लें तो a स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो a इक्वल टू √3/2, यानी इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने x, y और z कोऑर्डिनेट, मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों हमने आपको बता दिए। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, और इसको रख के आप सॉल्व करके बताइए कि XCM और YCM जो है इनकी वैल्यूज कितनी आई। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। हमने सब कुछ बता दिया आपको कि क्या क्या सोचना है इसमें। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब आपको पता चल गए, m1 m2 m3 भी दिया हुआ है। इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर रखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 2 particles of masses 100 gram and 300 gram at a given time have positions this and this respectively and velocities this and this meter per second respectively. Determine the instantaneous position and velocity of center of mass.
मतलब कि कोई एक सिस्टम है जो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, दोनों पार्टिकल का मास गिवन है। मास क्या क्या गिवन है? मास m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 300 ग्राम, ठीक है। और इनके पोजीशंस भी गिवन है, पहले पार्टिकल का ये पोजीशन है, दूसरे पार्टिकल का ये पोजीशन है। तो R1 और R2 भी गिवन है। तो R1 है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, और R2 क्या है? R2 है -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। और इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और वेलोसिटी v2 कितना है? तो v2 है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इतनी वैल्यूज गिवन है और आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करना है और उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन पता करना है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पोजीशन वेक्टर के लिए। अब इसमें आप R1 R2 M1 M2 सबकी वैल्यू पुट करिए। तो RCM इज इक्वल टू M1 कितना है? तो M1 इज 100 ग्राम। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मासेस हैं वो ग्राम में है और ये जो पोजीशंस हैं वो मीटर में है। पोजीशन जो है वो मीटर में है, यानी ये मीटर में है, ये मीटर में है। और जो वेलोसिटीज़ हैं, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि मास को छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटीज, बाकी जितने भी ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी दिए हुए हैं, ये MKS सिस्टम में है। तो हमको ये मास को भी MKS में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मास को MKS में रखने का मतलब जो ग्राम है उसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो M1 की जगह पर 0.1, इसको हम 0.1 किलोग्राम बोल सकते हैं और इसको 0.3 किलोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0.1 और R1, पूरा R1 रखना पड़ेगा, 2i1 प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, और फिर प्लस M2 यानी 0.3 ब्रैकेट में R2 कितना? -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और अपान M1 प्लस M2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 0.1 प्लस 0.3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए ये 0.2 आएगा यहाँ से, और ये माइनस में कितना आ जाएगा? 1.8। तो 1.8 और 0.2 ये मिला के कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.0 यानी 2i कैप, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5j कैप, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2j कैप। तो 1.2 प्लस में और ये 5.5 प्लस में, तो कितना आ जाएगा? ये दोनों प्लस करने के बाद आ जाएगा 1.7, तो 1.7j कैप। और नेक्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 0.6, तो 1.3 एंड 0.6, और 0.6 जो है वो माइनस में है, 1.3 जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो इसका मतलब प्लस और माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? प्लस में 0.7 और ये आ जाएगा k कैप, और अपान में 0.1 प्लस 0.3 यानी 0.4, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए कि पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है, ये 0.2 और ये माइनस में 1.8, तो माइनस 1.8 और ये प्लस में 0.2, कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए ये माइनस में आ जाएगा आपका माइनस 1.8 और ये प्लस में 0.2, तो ये प्लस और ये माइनस ये घट जाएंगे आपस में, और घट के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.6, वो भी किस में? माइनस में। ये गड़बड़ हो गया, माइनस में 1.6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे डेसिमल हट जाएंगे, तो ये -16i कैप प्लस 17j कैप प्लस 7k कैप, और इसके अपान में यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये जो r की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ये मीटर में आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? फार्मूला आप जानते हैं वेलोसिटी के लिए।
वेलोसिटी के लिए फार्मूला इस तरह से है सेंटर ऑफ मास के लिए, VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपान M1 प्लस M2। M1 और M2 की वैल्यूज तो वही हैं जो यहाँ पर थी, V1 और V2 यहाँ पर गिवन है, ये हमने नोट कर दिया है। तो इसकी वैल्यू को रखते हैं और सीधे मल्टीप्लाई करके रखते हैं। M1 की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 को जब V1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका एक डेसिमल लग जाएगा। तो ये 0.1 का मतलब कि ये सब आ जाएगा, ये 1.0 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस में 0.7 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस में 0.3 के कैप, ठीक है। और प्लस में M2V2, तो M2 0.3 है और V2 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0.3 का इसमें सब में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और प्लस में कितना आ जाएगा 7 और 3 यानी कि 21 यानी 2.1 आई कैप, और नेक्स्ट है कितना माइनस में 2.7 जे कैप, और नेक्स्ट है आपका 1.8 के कैप, ठीक है। और इसके अपान में M1 प्लस M2 यानी 0.4 सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका था M1 इंटू V1, ये सबसे पहले जो है वो 1.0 आई कैप है, तो 1.0 और 2.1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.1, तो 3.1 आई कैप, और यहाँ से दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 और 7 14 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 3.4 जे कैप, और ये दोनों देखिए प्लस और माइनस है तो ये घट जाएगा, और घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.5 के कैप, और अपान में 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 31 आई कैप माइनस 34 जे कैप प्लस 15 के कैप अपान 4, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ठीक है। मे बी कहीं पर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस का अगर डिफरेंस हो सकता है तो कुछ चेंज हो जाए, लेकिन प्रोसीजर आप समझ रहे हैं कि आप M1V1 प्लस M1R1 M2R2 अपान M1 प्लस M2, यहाँ से पोजीशन निकलेगा और इस फार्मूले से वेलोसिटी निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आसान था, इसको आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो आपका ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट पर 0.5 किलोग्राम मास, और ये 1.0 किलोग्राम मास, ये 1.5 किलोग्राम मास रखा है, और जो इसका साइड है ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इस ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने एक किया था, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि डायग्राम नहीं दिया था, उसमें ये बोला गया था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके साइड इतने हैं और मासेस यहाँ रखे, इतने इतने मासेस रखे हैं, तो डायग्राम खुद से आपको प्लॉट करना था, और उसके बेसिस पर फिर आपको कैलकुलेट करना था, जिसमें कैलकुलेशन का पार्ट, लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया है, आपको कैलकुलेट करना था। अभी क्या है, इस क्वेश्चन में डायग्राम पूरा बना के दिया है, सारी वैल्यू भी पुट कर दी गई है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सिर्फ उसमें जो चीज़ हमको ज़्यादा करना था वो चीज़ यहाँ पर पहले से किया कराया है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, अगर इस हम पॉइंट O के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो पहली बात तो ये देखिए XY प्लेन में ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो x कंपोनेंट आएगा और दूसरा y कंपोनेंट आएगा। तो अगर हम x कंपोनेंट इसका निकालेंगे, जैसे कहने का मतलब हम XCM निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 और अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारा x कंपोनेंट आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से एक y कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि XY प्लेन में ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो कार्टेशियन कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए M1 कितना है, तो इसी को हम मान ले रहे हैं M1, तो अगर हम इसको M1 मान लेंगे तो इसकी पोजीशन को R1 मानेंगे, इसको M2 मानेंगे तो इसकी पोजीशन को R2 मानेंगे, इसको M3 मानेंगे तो इसकी पोजीशन को R3 मानेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, M1 कितना है 0.5 इंटू x1, तो इसका x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना, तो ओरिजिन से ही तो x एक्सिस पर मेजर करते हैं, तो ओरिजिन पर ही है, तो इसका मतलब 0 प्लस M2, ये है हमारा M21 इंटू x2, इसका x एक्सिस पर क्या डिस्टेंस है, तो 4 सेंटीमीटर यानी 4, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो वैल्यू है, मास जो है वो किलोग्राम में है और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए मास किलोग्राम में, ये सेंटीमीटर में रखें,
तो मास की यूनिट से मास की यूनिट कट जाएगी, ठीक है, हमारा फाइनल आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया m2x2 और प्लस में m3x3, तो m3 कितना है 1.5 और x3 इसका पोजीशन क्या है, x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस पर है ना, ये तो x एक्सिस पर कुछ नहीं है, ओरिजिन भी x एक्सिस पर 0 है और ये पॉइंट भी x एक्सिस पर 0 है, ये पॉइंट भी x एक्सिस पर 0 होगा, y एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेंगे उसके लिए x 0 हो जाएगा, तो ये y एक्सिस पर है तो इसके लिए x3 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी 0.5 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 1.5 और ये 1.5 तो 1.5 और 1.5 मिला के हो जाएगा 3 आपका 3.0, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका 0, ये 0 यानी 4/3 करेंगे तो आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर, यानी इसके सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट होगा वो आ गया 1.33 सेंटीमीटर। ये पोजीशन आपको मिल गया 1.33 का मतलब यहाँ से 1.33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब कितना ऊपर y एक्सिस पर कितना जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पाने के लिए, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 और अपान आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। सबकी वैल्यू पुट करिए, m1 वही है, सब कुछ यही है m1 0.5 और इसका y1 भी कितना होगा 0 होगा, ओरिजिन के लिए x और y दोनों 0 होते हैं, प्लस m2 है आपका 1.0 और यानी 1 और y2 ये y एक्सिस पर तो है नहीं, ये तो x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर y 0 होता है, प्लस और m3 ये है आपका m3 1.5 और इंटू y3 और y एक्सिस पर ये कितना ऊपर है 3 सेंटीमीटर, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और अपान में तीनों मासेस का सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 1.33, 1.5 सेंटीमीटर, ये आपके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो लास्ट 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस बार जो डायग्राम है वो स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, सॉरी मासेस दिया हुआ है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर 2m मास है, यहाँ 3m और यहाँ पर 4m मास है और ये जो स्क्वायर है इसका साइड कितने लेंथ का है, a का है, तो अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a, सभी a हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन में ये आपका स्क्वायर जो है वो लाई कर रहा है, तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो आप देखिए अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, यानी अगर हम उसको RCM कहें तो ये RCM के 2 ही कंपोनेंट आएंगे, एक तो XCM आएगा I कैप और YCM J कैप। K कैप वाला पार्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड नहीं है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये तो आपके 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो 2 डायमेंशनल शेप का मतलब प्लेन में लाई करेंगे, तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो XCM और YCM होंगे। तो ये आपको XCM और YCM की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है तो उस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। और ध्यान रखिए कि कभी भी इसका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए शेप वाला, तो आपको शेप को, अभी तो इसमें बना हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, कोई भी क्वेश्चन अगर शेप के ऊपर बेस्ड हो और आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करिएगा, उस शेप को ऐसा बनाइएगा कि उसका एक कॉर्नर, उसका एक पॉइंट ओरिजिन पर लाई करे और उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आपको इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास पता करना है। अगर इस ओरिजिन की बजाय आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो अलग आएगा, ठीक है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास अलग आएगा और इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास अलग आएगा। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से देखिए XCM अगर आप निकालेंगे, XCM कैसे आएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 और इसमें देखिए 4 पॉइंट है, 4 मासेस हैं, तो 4 मासेस हैं तो 4 टर्म आ जाएगा, M3 x3 प्लस M4 x4 और अपान में आ जाएगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर तो गए नहीं है ना, सॉरी x एक्सिस पर a और y एक्सिस पर 0
और इसका कोऑर्डिनेट देखिए x पर a और y पर भी a, तो इसका कोऑर्डिनेट a कामा a, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x पर नहीं गए हैं यानी 0 और y पर कितना गए हैं a, तो सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सबके मासेस पता है, रख दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, ये m1 है, तो m1 की वैल्यू m और x1 0 प्लस m2 कितना है 2m और x2 कितना है, ये आपका x2 है a, प्लस m3 की वैल्यू कितनी है 3m और x3 कितना है, ये x3 है a, प्लस m4 की वैल्यू है 4m और इंटू x4 की वैल्यू है 0 और अपान में जितने भी मासेस हैं सबका सम, तो m 2m 3m और 4m कितना आ जाएगा, ये 2 और 1 3 3 3 6 6 एंड 4 10, तो 10m। चलिए देखिए ये 0 हो जाएगा, ये लास्ट वाला 0 हो गया, बीच के दोनों बच गए और कितना आ जाएगा 2ma प्लस यहाँ से आ गया 3ma अपान 10m, तो 2ma और 3ma कितना हो जाएगा 5ma अपान 10m, m से m कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा a/2। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा x एक्सिस के अलोंग वो आ गया a/2। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी पता कर लीजिए, ycm, तो ये हो जाएगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 प्लस m4 y4 और अपान में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू m है और y1 की वैल्यू, ये y1 है आपका 0, प्लस m2 की वैल्यू 2m और y2 कितना है, y2 है 0, प्लस m3 की वैल्यू 3m और y3 की वैल्यू कितनी, y3 की वैल्यू a, प्लस m4 की वैल्यू कितनी 4m और इंटू y4 कितना, ये y4 है आपका a और अपान में कितना आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 10m। ये पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0 और ये 3ma और 4ma, तो कितना हो जाएगा 7ma और अपान में कितना 10m, m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/10a। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो आया, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास आया उसके कोऑर्डिनेट अगर xcm और ycm हैं तो वो वैल्यू आ गई a/2 और 7/10a। ठीक है, इतना ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर शेप के ऊपर बेस्ड है सेंटर ऑफ मास का, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। फार्मूला आप देख रहे हैं, हर बार यही फार्मूला यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम दिया है, 3m 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 ये पोजीशन है ना, मीटर है। तो ये जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वो किस 3 पार्टिकल का है, तो ये 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के जो 3 पार्टिकल हैं उनके सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन है। करें कि चौथे पार्टिकल को, वेयर शुड अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के चौथे पार्टिकल को कहाँ रख दें कि सेंटर ऑफ मास जो हो चारों पार्टिकल सिस्टम का, ये चारों पार्टिकल 3 तो यहाँ पर थे, एक जो चौथा यहाँ पर रखेंगे ये, तो अगर सिर्फ ये 3 है तो सेंटर ऑफ मास ये है। अगर ये तीनों के साथ इस चौथे को भी ले लें और कहाँ पर रखें कि सेंटर ऑफ मास इससे बदल के यहाँ पर पहुँच जाए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की पोजीशन पर। ये आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चौथे वाले मास को कहाँ पर रखें कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाए। तो अगर इसको बहुत बेसिक तरीके से आप करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और कंपटीशन में इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो देखिए हम एक आपको आइडिया देते हैं, जैसे आप क्या सोच सकते थे कि इन 3 पार्टिकल का, ये 3 मासेस का सेंटर ऑफ मास ये है, तो चौथे का पोजीशन पूछा जा रहा है ताकि सेंटर ऑफ मास ये हो जाए। तो अगर आप देखिए 3 का सेंटर ऑफ मास, इन तीनों के केस में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है, चौथा अगर आप लेते हैं तो चौथे के बाद क्या आएगा कोऑर्डिनेट, ये आपको दिया हुआ है। एक चीज आप देखिए कि अगर आपके पास 4 पार्टिकल है, मान लीजिए 1 2 3 और ये 4, सबको कुछ नाम दीजिए A B C एंड D, और ये जो D वाला है वो बाद में रखा जाएगा, वो मान लीजिए ये चौथा वाला है, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ये जो शुरू के 3 पार्टिकल हैं, इन तीनों पार्टिकल का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें, ठीक है, और इनका जो भी सेंटर मास आए, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर ऑफ मास आ गया, तो अगर इन तीनों पार्टिकल का, इन तीनों का ये सेंटर ऑफ मास है और ये जो सेंटर ऑफ मास आया इन तीनों को, अगर हम इसका इस चौथे वाले के साथ सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो कुछ एक सेंटर ऑफ मास सपोज कि ये आ जाएगा, ये, ठीक है।
तो अगर आप देखिए 3 का सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर उस सेंटर ऑफ मास का चौथे के साथ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो ये आपको मिलता है। अगर आप इन चारों का इकट्ठा ही सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तब भी क्या आएगा, यही आएगा। यानी 4 पार्टिकल का कोई सिस्टम है और उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बहुत तरीके हैं आपके पास। चाहे आप पहले 2 का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, लास्ट 2 का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, फिर ये जो दोनों सेंटर ऑफ मास आए उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 का पहले निकाल लीजिए सेंटर ऑफ मास और उन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास आया उसको चौथे पार्टिकल के साथ निकालिए, उस तो फाइनल सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा, वो भी चौथे 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेम कंडीशन को, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करना है कि 3 पार्टिकल का अगर आपको सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है तो चौथे पार्टिकल को हम कहां पर रखें कि सेंटर ऑफ मास ये बन जाए। इसका मतलब कि ये जो है ये इन 3 पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास आया, तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो इन तीनों को आप भूल जाइए। यानी आपको अब क्या करना है, अब इस वाले पार्टिकल मतलब इस वाले पोजीशन के साथ इस वाले पोजीशन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये 3 पार्टिकल, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का ये जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लीजिए आपको ये मिल गया है। ये कितना है, 3m 3m और 3m, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस तीनों के साथ में चौथे वाले पार्टिकल को कहां पर रखें कि फाइनल जो सेंटर ऑफ मास आए वो ये पॉइंट आ जाए, यानी 1m 1m और 1m। तो मान लीजिए कि जो चौथा वाला पार्टिकल है उसको कहां रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा x, y और z पोजीशन में। चौथे पार्टिकल की पोजीशन को हम मान ले रहे हैं x, y, z। तो चौथे पार्टिकल को अगर आप x, y, z मान रहे हैं तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास आया है और ये जो चौथा जहां आप रखेंगे इनका सेंटर ऑफ मास फिर यही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यही फार्मूला लिख रहे हैं, यानी XCM इज इक्वल टू, और 4 पार्टिकल के लिए नहीं, अब हम सिर्फ 2 पार्टिकल की बात करेंगे क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास आया है ये इन तीनों का आया है ना, तो इनके मासेस तो पता ही है 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 का मतलब 3, 2, 5, 5 एंड 6, 1, 6, यानी ये जो 6 किलोग्राम मास है उसका सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ये। और जो चौथा वाला रखेंगे 4 किलोग्राम का, उसको आपने मान लिया कि हम इस पोजीशन में रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमको फाइनल वाला ये मिल जाएगा। तो XCM इज इक्वल टू, देखिए M1 x1 प्लस M2 x2 और अपान M1 प्लस M2, और यहां से XCM कितना रखेंगे, XCM रखेंगे 1। तो 1 इज इक्वल टू M1 कितना, तो एक को इसमें M1 मान लेंगे और ये दूसरे वाले को, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है 6 किलोग्राम, इसको आप M2 मान लीजिए। तो M1 अगर आप यहां से लेते हैं x इंटू, सॉरी M1 आप कितना लेंगे, ये 4 और M1 के साथ में x1 का मतलब यहाँ पर x हमने माना है प्लस M2 कितना है 6 और इसका x2 कितना है 3 और अपान में M1 प्लस M2 यानी 6 प्लस 4 यानी कि 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर से आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4x प्लस ये कितना आ जाएगा 18। तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 18 यानी कि -8। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी कि जो 4 किलोग्राम वाला मास है उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया -2। सेम मेथड से आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे और YCM अगर निकालना है तो YCM इज इक्वल टू M1 Y1। तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और YCM कितना है, YCM कितना आ जाएगा, ये भी 1 ही है। तो 1 इज इक्वल टू M1 किसको माना था हमने, 4 वाले को, और इसका y कोऑर्डिनेट है y प्लस M2 कितना है, M2 वही 6 है जो तीनों का रिजल्टेंट था और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, और अपान में दोनों मासेस का सम यानी कि 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4y प्लस ये आ जाएगा 18। तो यानी कि 4y इज इक्वल टू आ गया आपका -8। तो y इक्वल टू भी कितना आ गया -2, ठीक है। y भी कितना आ गया -2 सेंटीमीटर और x भी कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। इसी तरह से z वाला निकाल लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास का जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो भी 1 है, तो 1 इक्वल टू, और मास कितना है, ये M1 4 है और M1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 कितना है, z माना है हमने प्लस, और M2 कितना है 6 इंटू में Z3 जो है वो, सॉरी Z2 कितना है वो 3 है, और अपान में M1 प्लस M2। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। यानी x, y और z तीनों जो कोऑर्डिनेट होंगे चौथे वाले पार्टिकल के वो कहाँ पर होंगे, -2 सेंटीमीटर की पोजीशन में, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस सवाल को आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमने किया क्या है।
क्वेश्चन में दिया था कि इन 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये है। तो कह रहे हैं चौथे वाले पार्टिकल को जो कि 4 किलोग्राम का है उसको किस पोजीशन में रखें कि सेंटर ऑफ मास ये बन जाए। तो आपको करना क्या था कि आपने ये मान लिया कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, इसका सेंटर ऑफ मास का मतलब इनका रिजल्टेंट मान लीजिए, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है अगर वो ये पॉइंट है तो आप ये कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। यानी कि 6 किलोग्राम का जो मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास का मतलब तो यही होता है ना, जहाँ पर टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर इन तीनों का ये सेंटर ऑफ मास है, मतलब इस पॉइंट पर ये तीनों का टोटल मास जो है उतना मास यहाँ पर है। तो यानी इस पोजीशन में 6 किलोग्राम का मास रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि एक और पोजीशन बताइए जिसमें हम 4 किलोग्राम का मास रखें, तो उस 4 किलोग्राम का और जो पहले की 3 है उनका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पर आ जाए। यानी कि ये 6 किलोग्राम का जो मास है उसका पोजीशन पता है, दूसरे वाले का मास पता है और पोजीशन पता करना है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है। तो आपने सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला यूज किया। इसमें M1 और M2 आपको 6 और 4 पता थे, और X1 और X2 में से एक आपको कोऑर्डिनेट पता था, X1 Y1 Z1 पता था। आपको दूसरा वाला जो आपने X Y और Z माना था वो आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 क्वेश्चन हमने आपको बताए वो 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है। हमारे समझाने में अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद आपको देते हैं आपका होमवर्क। तो आपके होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल ऑफ मासेस M, M, 2M and 2M आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए साइड वाला कोई स्क्वायर है। ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो करवाया था स्क्वायर का, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। कि एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है और उसके चारों कॉर्नर पर ये सारे मासेस रखे हुए हैं, आपको उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हुए उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर मूविंग विथ वेलोसिटीज दिस एंड दिस। ये दोनों वेलोसिटी हैं इन दोनों पार्टिकल की जिनका मासेस भी दिया हुआ है। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करनी है, यानी इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है और इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमने बता दिया और इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। फिर जैसा भी होता है वो सही है कि गलत है, क्या उसमें दिक्कत है, वो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी भी मदद मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सजेस्ट कर दीजिए। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको GIC लेक्चरर और UP PGT का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बिल्कुल फ्री, है ना। इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए कि बाद में कुछ दिन पढ़ाने के बाद हम आपसे पैसे कहेंगे नहीं अब पैसा दीजिए, पेड कोर्स हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री कोर्स आपको मिलेगा जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।